नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस रेलवे PYQ का जो समुद्र क्लासेज, जो समुद्र मंथन जो हमारा बैच चल रहा है, इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 21 यानी 21 क्लास कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 22 नंबर क्लास है और रोजाना हम 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं और उन 20 क्वेश्चनों का जो डिस्कशन करते हैं वो बिल्कुल प्योर 360 डिग्री डिस्कशन होता है। मतलब चारों ओर से हम उसको क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अच्छे से देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या याद रख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारी बातें उस क्वेश्चन के बारे में हम करते हैं। इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस क्लास को अपने यारों दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैंने भैया का थोड़ा सपोर्ट किया है और आपके अंदर ये लगे कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ उनको वापस दे रहा हूं, मैं फ्री के अंदर इनकी क्लास नहीं देख रहा। तो अगर ये आपको अपने दिल में चाहिए, मेरे लिए कुछ करना है, तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए। पहले ही बोल देता हूं मैं आपको, लास्ट में तो आप इस क्लास को शेयर करोगे ये तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन पहले ही कर दीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखना शुरू कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 नंबर क्लास। आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे जो बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कार्य कहलाता है। कार्य हम किसको कहते हैं? साथ ही अगर कार्य की बात करें अगर हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य जो होता है उसको हम लिखते हैं W के द्वारा। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है W। अगर हम इस कार्य की बात करें तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर FS कोस थीटा। अब जरूरी नहीं है कि हम कोस थीटा काम में लें, क्योंकि थीटा का मान तो आपका 0 भी हो सकता है। अगर थीटा का मान 0 है तो साथ ही कोस 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, W बराबर F गुणा S भी कर सकते हैं, F गुणा S भी कर सकते हैं। अब यहां पर W का मतलब तो होता है कार्य और F का मतलब होता है बल, गुणा S का मतलब होता है विस्थापन। तो यानी जो कार्य होता है वो क्या होता है, कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। कार्य बल और विस्थापन का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए जो है ना, ऑप्शन नंबर ए, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए साथी, हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो कार्य होता है W जो होता है वो होता है W बराबर आपका होता है F गुणा S। W का यानी जो कार्य का मान है वो आपको दे रखा है 56 जूल, बराबर बल का मान F का मान जो दे रखा है वो आपको 7 न्यूटन दे रखा है, गुणा विस्थापन यानी S का मान आपको पूछा है। तो S यानी विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा मेरे साथी, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा S का मान अगर आप ज्ञात करोगे तो इस 7 को इसके भाग में भेज दोगे, यानी 56 में हम कितने का भाग देंगे, 7 का। तो 56 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा, 8। कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। अब ये जो 8 है, अब आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, इसका मात्रक भी लगाना पड़ेगा, और जो विस्थापन है इसका मात्रक मीटर होता है, तो या तो हम मीटर लगा देंगे या फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 8m, 8m। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कार्य की मैं आपको 3-4 क्लास पीछे करवा चुका हूं, तो पीछे की क्लास में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कार्य के बारे में, इसलिए जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करवाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, वो क्वेश्चन को पढ़ो पहले अच्छे से। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 10 न्यूटन का बल, यानी इसमें जो F का मान दे रखा है वो दे रखा है हमें 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु के ऊपर कार्य कर रहा है, तो वो वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, यानी विस्थापन का जो मान है वो हमें दे रखा है 5 मीटर। 5 मीटर विस्थापित हो जाती है किस साइड में, बल की दिशा में। क्या दे रखी है आपको, बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, बल की दिशा में
विस्थापित हो जाती है। अब आपको यह पता है साथी कि बल की दिशा में विस्थापित होती है, तो बल और विस्थापन के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनेगा, थीटा बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। तो आप सूत्र कौन सा काम में लोगे? सूत्र काम में लोगे W बराबर F डॉट S डॉट कोस थीटा। अब देखो यहां पर F का मान आपको 10 दे रखा है, S का मान आपको 5 दे रखा है, और साथ ही इस कोस थीटा की जगह हम क्या काम में ले लेंगे? 0 डिग्री काम में ले लेंगे। अब देखो ये 10 को 5 को गुणा किया, कितना आया? 50 आया, गुणा कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन में आ जाता कि बल की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती, विपरीत दिशा नाम आ जाता, विपरीत दिशा नाम आ जाता, तो अब हम यहां पर क्या करते? थीटा की जगह 180 डिग्री काम में लेते, और थीटा की जगह 180 डिग्री काम में लेते तो ये 1 माइनस का हो जाता, क्योंकि कोस 180 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो अब 50 को 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, और साथ ही इसके आगे हम क्या लगा देंगे? जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना, सी, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा, 50 जूल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है ना, डी, ऑप्शन नंबर डी, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको -50 जूल दे रखा है, और ये -50 जूल कब होता? जब इसकी दिशा क्या होती साथी? विपरीत होती। दिशा क्या होती? विपरीत होती। तो हम थीटा का मान कितना काम में लेते साथी? 180 डिग्री काम में लेते, और कोस 180 डिग्री का जो मान है ना, वो कितना होता है? -1 होता है, और यहां हम -1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -50 जूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर कब होता? जब आपको क्या दिया होता? जब आपको यहां पर क्या दिया होता? विपरीत दिशा दिया होता। लेकिन अब आपको विपरीत दिशा नहीं दे रखा, आपको दिशा में दे रखा है, बल की दिशा में। इसका मतलब थीटा का मान तो यहां पर हमें 0 डिग्री काम में लाना पड़ेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथी। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है? कार्य किसके ऊपर निर्भर करता है? मैंने कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, इससे पीछे वाली जो क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो किया गया जो कार्य होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कार्य की निर्भरता की बात करें, कार्य की जो निर्भरता है वो किन किन के ऊपर होती है उसकी बात करते हैं। तो कार्य बराबर W बराबर होता है F S कोस थीटा। तो यहां पर F का मतलब होता है बल, यानी एक तो कार्य किसके ऊपर निर्भर करता है? बल के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इस S के ऊपर, S का मतलब विस्थापन पर निर्भर करता है। और साथ ही तीसरा जो है ना, इस थीटा के ऊपर भी क्या करेगा? आपका कार्य निर्भर करेगा। और थीटा का मतलब क्या होता है? बल व विस्थापन के बीच कोण, बल व विस्थापन के बीच कोण, बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होगा उसके ऊपर भी आपका कार्य क्या करेगा? निर्भर करेगा। अब आपको देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किन कारकों पर निर्भर करता है या किस पर निर्भर करता है? तो ए में दे रखा है विस्थापन पर, बिल्कुल विस्थापन के ऊपर करता है। ए में विस्थापन के ऊपर करता है, ये बात बिल्कुल सही है। बी में देखो क्या दे रखा है? बल और विस्थापन के बीच कोण पर, यानी बी भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होता है उसके ऊपर भी आपका कार्य निर्भर करता है। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी में दे रखा है प्रयुक्त बल पर, बिल्कुल ये बल के ऊपर भी क्या करता है? बल के ऊपर भी आपका ये जो कार्य होता है वो निर्भर करता है। अगर हम डी की बात करें, डी में दे रखा है कि वस्तु के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान के ऊपर देखो कहीं पर भी हमने द्रव्यमान नहीं लिख रखा, इसका मतलब डी वाला आपका क्या है? गलत है। तो कौन कौन सी चीज आपकी सही हो गई? ए बी और सी आपका सही होगा। अब ऑप्शन में देखो ए बी सी कौन से में दे रखा है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो आपका डी दे रखा है ना, इसमें आपको ए बी व सी दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि बल का मान यानी F का मान 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा? साथी बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर इस F का मान 0 हो गया तो हम W बराबर क्या करेंगे? इस F की जगह 0 लिख देंगे, गुणा में S करेंगे, गुणा में S कर दिया और गुणा में हमने कोस थीटा कर दिया। तो जैसे ही हमने इसका 0 का गुणा किया तो ये पूरा मान क्या हो गया? आपका 0 हो गया। पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। यानी कहने का मतलब किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का जो बल है वो वस्तु की दिशा में, वो उस विस्थापन की दिशा में कार्य कर रहा है, और उस वस्तु को कितने मीटर तक हटाया जाता है? 5 मीटर तक हटाया जाता है।
25 न्यूटन का बल है और बल उसी दिशा में कार्य कर रहा है जिस दिशा में वस्तु विस्थापित होती है। और कितने मीटर विस्थापित होती है? तो 5 मीटर विस्थापित होती है। यानी कहने का मतलब इसमें जो हमें F का मान दे रखा है वो दे रखा है 25 न्यूटन। F का जो मान दे दिया वो दे दिया 25 न्यूटन और हमें S का जो मान दिया वो कितना दिया है? 5 मीटर दिया है। और दिशा क्या है? दिशा जो है वो है समान, दोनों की दिशा दोनों की क्या है? समान है। दे रखा है ना, बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाती है। इसका मतलब दिशा समान है, इसलिए हम थीटा का मान कितना काम में लेंगे? 0 डिग्री काम में लेंगे। तो सूत्र हमारा हो जाएगा W बराबर FS और कोस थीटा किसका क्या काम में ले लेंगे? 0 डिग्री। तो देखो W बराबर F का मान दे रखा है 25 गुणा S का मान दे रखा है 5 गुणा कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। अगर यहां पर विपरीत दिशा होता साथी तो यहां पर हम क्या काम में लेते? 180 डिग्री काम में लेते, तब ये माइनस का 1 हो जाता। तो W बराबर 25 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 125 आएगा। और इसके हम आगे क्या लगा देंगे? J लगा देंगे, मतलब जूल लगा देंगे। तो 125 जूल आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो C है ना वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को आप बिना हल करे भी कर सकते थे, सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सभी के अंदर 125 दे रखा है। अब आपको सिर्फ ये देखना था कि कार्य का मात्रक क्या? कार्य का मात्रक जूल है। तो आप इस जूल को देखकर भी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आपको हल करने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना हल करे ही आप क्या कर सकते हो? आप अच्छे से जवाब दे सकते हो क्वेश्चन का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है ना? आगे बढ़े फिर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है, कोई व्यक्ति दीवार को इस प्रकार से धक्का दे लेकिन वह उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, मतलब दीवार को वो विस्थापित नहीं कर पाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? मतलब उसमें विस्थापन का मान बिल्कुल शून्य है। वो इस प्रकार से धक्का तो दे रहा है, मतलब उसने धक्का तो दिया दीवार को लेकिन दीवार विस्थापित नहीं हुई, यानी उसने बल तो लगाया लेकिन वो वस्तु जो है ना, वस्तु यानी जो दीवार है, दीवार जो है उस दीवार के अंदर जो विस्थापन है, विस्थापन वो कितना मिला आपको? शून्य मिला। अगर विस्थापन का मान शून्य है मेरे साथी, अगर विस्थापन का मान शून्य है तो इस S का मान शून्य हो जाएगा। इस S का मान शून्य, तो इस S की जगह अगर हम शून्य रखेंगे तो ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा? आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि हम शून्य का गुणा करेंगे किसी भी संख्या के साथ तो वो 0 ही हो जाता है। इसका मतलब वो किया गया कार्य क्या होगा? बिल्कुल शून्य होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक कार्य, यानी इसका मान सकारात्मक धनात्मक तो नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, नकारात्मक भी नहीं हो सकता, अधिकतम सकारात्मक भी नहीं हो सकता। वो क्या होगा? बिल्कुल भी कार्य नहीं होगा। यानी इस स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल भी कार्य नहीं किया जा रहा है। यानी वो दीवार को धक्का तो दे रहा है लेकिन वो दीवार क्या नहीं हुई? विस्थापित नहीं हुई, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल शून्य है, उसके द्वारा बिल्कुल भी कार्य नहीं किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी 12 न्यूटन का बल है और कितने मीटर चलता है? तो इसमें दे रखा है 4 मीटर चलता है। कितने मीटर? 4 मीटर। यानी F का मान आपका है 12 न्यूटन और S का जो मान है वो है 4 मीटर और आपका W का मान पूछा है, तो W बराबर होता है FS cos थीटा। अब यहां पर आपको कुछ भी थीटा के बारे में नहीं दे रखा है, मतलब बल की बात नहीं दे रखी है, सॉरी कोण की बात नहीं दे रखी है, ना तो आपको दिशा दे रखी है, मतलब बल की दिशा में दे रखा है, ना बल की विपरीत दिशा में दे रखा है, ना लंबवत दे रखा है, इसका मतलब थीटा नहीं दे रखा। तो हम इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो हमें इतना ही सूत्र काम में लेना है। तो W बराबर F का मान कितना है साथी? 12 और S का मान कितना है? 4। तो 12 चौके कितना होता है? 12 चौके 48, 48 जूल। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? बिल्कुल। तो बहुत सारे दोस्त ये भी बोल सकते हैं कि आपने कार्य के तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। जी हाँ बिल्कुल साथी, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। मैं ये चाहता हूं कि आपको कार्य के बारे में कोई भी डाउट न रहे और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाना मेरा परम कर्तव्य है। निश्चित तौर पर मैं आपको भी ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे वो क्वेश्चन कितनी ही बार रिपीट क्यों ना हो जाए, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित कितने क्वेश्चन न हो, मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फिर 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी धनात्मक कौन होती हैं? तो साथी अगर हम बात करते हैं
एक तो हमारी धातु होती है धातु, और एक होती है हमारी अधातु। तो जो धातु होती है मेरे साथी, धातु, ये तो क्या करती है, ये तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये क्या करती है, धनायन बनाती है। क्या बनाती है, धनायन बनाती है। कहने का मतलब धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, धनात्मक। और साथ ही जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसका निर्माण करती है, तो आपको याद रखना है, ये करती है ऋणायन का निर्माण। इसका मतलब अधातुएं क्या होती हैं, आपकी विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ये क्या होती हैं, ऋणात्मक। क्लियर है बात है। तो आपको यह पूछा है कि विद्युत धनात्मक कौन होती हैं, तो विद्युत धनात्मक आपकी धातुएं होती हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे पहली वाली जो क्लासेस मैंने आपको करवाई हैं उसके अंदर धातु और अधातु के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में मैंने अच्छे से बताया है कि धातुओं की क्या विशेषताएं होती हैं, अधातुओं की क्या विशेषताएं होती हैं, कौन सी धातु आपकी सबसे नरम है, कौन सी धातु सबसे ज्यादा तन्य है, कौन सी धातु सबसे ज्यादा चालक है, कौन सी धातु सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है, कौन सी धातु का गलनांक कम होता है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ये सारी बातें मैंने आपको पीछे की क्लास में करवाई हैं। अगर आपने पीछे की क्लास देखी है तो आपको ये पता भी होगा। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि आप पीछे की क्लास देख लिया करो, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चनों को चुटकी के अंदर कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथी, 10 नंबर क्वेश्चन की, कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, आपका पता ही है, ये त्याग कब करेगी, हम किसी भी चीज का त्याग कब करेंगे, जब उसके पास ज्यादा होगा। तो धातु जो होती है ना, धातु, इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, कहने का मतलब इसके अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसके अंदर क्या मिलता है, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन मिलता है, और उस मुक्त अवस्था के इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देती है, त्याग देती है। क्लियर है बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं के पास में क्या होते हैं, धातुओं के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका पथ कैसा होता है, इन इलेक्ट्रॉनों का जो रास्ता होता है मेरे साथी, वो होता है आपका वर्ताकार। कैसा होता है, वर्ताकार। ये क्या करते हैं, कोई भी आपकी धातु है, जैसे मान लो ये सोडियम धातु है, सोडियम धातु, तो सोडियम धातु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतंत्र पाया जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इस प्रकार से कक्षा में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या करेगा, चक्कर लगाएगा वर्ताकार कक्षा में। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है मेरे साथी, वो आपका वर्ताकार होता है। कैसा होता है, वर्ताकार। ये आपने परमाणु मॉडल के अंदर पढ़ा होगा, परमाणु मॉडल जो आपने पढ़े होंगे उसके अंदर पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका पथ कैसा होता है, तो वर्ताकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना, डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर, पत्थर मतलब पतली चद्दर यानी फॉइल बनाए जा सकते हैं। तो देखिए साथी, दो बातें आपको याद रखनी है। मैं आपको धातुओं के बारे में दो बातें बताता हूं। एक नंबर बात हम करते हैं, एक नंबर बात करते हैं धातुओं की। धातु जो होती है उसमें एक नंबर आपको बात याद रखनी है कि अगर किसी धातु की पतली चद्दर बनाई जा सके, पतली चद्दर, पतली चद्दर में बदलना, पतली चद्दर में बदलना, बदलने का जो गुण होता है, इस गुण को कहा जाता है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता का मतलब होता है, आघात का मतलब चोट और वर्ध्यता का मतलब बढ़ना, यानी चोट मारने पर बढ़ना, फैल जाना। तो धातुओं के अंदर आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। इस आघात वर्ध्यता के गुण के कारण किसी भी धातु को हम क्या कर सकते हैं, उसको पीट करके पतली चद्दर के रूप में बना सकते हैं, उसकी पतली चद्दरें बना सकते हैं हम। क्लियर है। एक होता है आपका पतले तार में, पतले तार में बदलना। पतले तार में बदलने का जो गुण होता है, इस गुण को कहा जाता है, इस गुण को कहा जाता है तन्यता। इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। यानी किसी भी धातु को पतले चद्दर में बदलना तो आघात वर्ध्यता कहलाता है, और किसी भी धातु को पतले तार में बदलना क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। अगर हम सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें, सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें, सबसे अधिक तन्य धातु, तो साथी उसका नाम हो जाएगा आपका सोना। एक नंबर आपका सोना होगा, इसके बाद आपकी होगी चांदी, और इसके बाद आपका होगा तांबा। ठीक है। इसी प्रकार से हम सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले हो जाएगा सोना, सोना,
उसके बाद चांदी और उसके बाद आपका हो जाएगा तांबा। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम आपका सोना होता है, उसके बाद चांदी होती है, उसके बाद आपका तांबा होता है। क्लियर है? अरे समझ में आया ना ये बात? इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको धातुओं के बारे में और बता देता हूं। ये बात तो आपकी हो गई। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि धातुओं के किस गुण के कारण धातुओं को पतली चद्दर के रूप में बदला जा सकता है, तो उस गुण को क्या कहा जाता है? उस गुण को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको धातुओं के बारे में बताता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको धातुओं के बारे में बताता हूं। एक आपकी होती है सबसे सुचालक धातु, सबसे अधिक सुचालक धातु। सबसे अधिक सुचालक धातु का जो नाम है मेरे साथी, वो है आपकी चांदी। सबसे अधिक सुचालक धातु आपकी चांदी होती है। क्लियर है बात है? अगर इसके बाद हम बात करें, एक नंबर बात। दूसरी बात अगर हम बात करें तो सबसे आपकी जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा पारा। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारा, यानी लेड। पारा को हम लेड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा तीसरा है कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है मेरे साथी गैलियम। एक धातु का नाम तो है गैलियम और दूसरी धातु का नाम है सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं होती हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। एक तो होता है कमरे का ताप, एक होता है आपका सामान्य ताप। सामान्य ताप थोड़ा सा होता है ज्यादा और कमरे का ताप थोड़ा सा कम होता है। क्लियर है? कमरे का ताप थोड़ा सा कम होता है और सामान्य ताप थोड़ा सा ज्यादा होता है। यानी थोड़े से ज्यादा ताप के ऊपर तो द्रव में कौन मिलेगी? आपकी पारा। और कमरे का जो तापमान होता है, हमारे कमरे का तापमान, उसके ऊपर कौन मिलती है? तो उसके ऊपर गैलियम और सीजियम। और ये जो गैलियम और सीजियम धातुएं होती हैं, इनका गलनांक क्या होता है? इनका गलनांक सबसे कम होता है। इनका गलनांक क्या होता है? सबसे कम। यानी कहने का मतलब इन धातुओं को अगर हम हथेली के ऊपर रखते हैं, हथेली पर रखते हैं, हथेली पर रखने से पिघलने लगती हैं। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती हैं, तो उन धातुओं का नाम है गैलियम और सीजियम। क्लियर है? एक धातु आपको याद रखनी है साथी, 4 नंबर, चाकू से किसे आसानी से काट सकते हैं? चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाली धातु, काटे जा सकने वाली जो धातु है, उस धातु का नाम है मेरे साथी सोडियम। उस धातु का नाम क्या है? सोडियम। उस धातु का नाम है सोडियम। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी थी। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वो होती है, आपकी सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक तन्य धातु आपकी सोना होती है, उसके बाद चांदी, उसके बाद तांबा। और सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु मेरे साथी होती है आपकी सोना, चांदी और तांबा। सबसे पहले सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद तांबा। इसके अलावा ये जो पारा धातु होती है, ये विद्युत की कुचालक भी होती है। ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। वैसे धातुएं सुचालक होती हैं, लेकिन ये एक अपवाद है। पारा धातु क्या होती है? आपकी कुचालक भी होती है। लेड यानी शीशा, लेड नहीं, सॉरी पारा नहीं, लेड। मैं पारे की बात नहीं कर रहा हूं। लेड अलग चीज है। लेड को कहा जाता है शीशा। लेड को क्या कहा जाता है? शीशा कहा जाता है। तो शीशा धातु है आपकी। लेड जो धातु है आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा। अगर हम कुचालक धातु की बात करें तो कुचालक धातु का नाम है लेड यानी शीशा। लेड यानी जो शीशा होती है वो आपकी क्या होती है? कुचालक धातु होती है। लेड यानी जो शीशा होती है वो आपकी एकमात्र कुचालक धातु होती है। ये बात भी आप याद रखोगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात है? तो ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी थी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथी। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की जो विशेषता होती है उसको क्या कहा जाता है? मैंने अभी बताया था, पतली चद्दर में बदलना तो कहलाता है आपका, पतली चद्दर में बदलना कहलाता है आघात वर्धनीयता, और पतले तार में बदलना कहलाता है तन्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी, क्योंकि पतली तार में बदलना क्या कहलाएगा? आपका तन्यता कहलाएगा, और पतली चद्दर यानी फॉइल में बदलना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। दोनों के बारे में डिफरेंस आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? गलत कथन आपको बताना, गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए को देखो, इसमें क्या दे रखा है कि ये तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं।
बिल्कुल। धातुओं के अंदर तन्यता का गुण भी होता है और धातुओं के अंदर आघातवर्धनीयता का गुण भी होता है, यानी धातुओं के तार भी बन सकते हैं, धातुओं की चद्र भी बन सकती हैं। दूसरा देखो, ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, बिल्कुल सुचालक होती हैं, लेकिन एक कुचालक धातु कौन सी है आपकी? लेड। ये एक अपवाद है। इसके अलावा जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ये बात भी सही है। अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तीसरा देखा है कि इनके गलनांक और कमथनांक उच्च होते हैं, यानी इनके गलनांक और कमथनांक बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे कम गलनांक की अगर हम बात करें अपवाद के रूप में तो गैलियम और सीजियम का होता है। हमने पढ़ा कि इनके गलनांक ज्यादा होते हैं, लेकिन ये दो धातुएं ऐसी होती हैं जिनका गलनांक कम होता है, एक गैलियम होती है, एक आपकी सीजियम होती है। क्लियर है बात है? इसके बाद हम बात करते हैं डी की। डी में देखा है कि ये विद्युत ऋणात्मक होती हैं, साथ ही धातुएं ऋणात्मक नहीं होती। धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करती है? धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करती हैं? धनायन बनाने का काम करती हैं। तो यही बात हमारी गलत दे रखी है। ऑप्शन नंबर जो डी है ना, डी, वो आपका गलत है। और आपको यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती हैं। अगर हम धातु की वास्तविक स्थिति की बात करते हैं तो ये जो धातुएं होती हैं ये अपनी वास्तविक स्थिति के अंदर क्या होती हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन है साथी। ये जो धातुएं होती हैं ये आप अपनी मूल अवस्था में, अपनी मूल अवस्था में या फिर वास्तविक स्थिति में धातुएं जो होती हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं? तो साथियों ध्यान रखना, मुक्त स्थिति में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त यानी स्वतंत्र पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये बात आप याद रखोगे। क्लियर है बात है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जो धातुएं होती हैं वो अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में विद्यमान होती हैं। ये एक इसका गुण है, ये इसकी एक विशेषता है जो आप याद रखोगे। धातुएं आपकी जो वास्तविक स्थिति होती है उस अवस्था में ये क्या होती हैं? मुक्त अवस्था में होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे साथी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तक में, यानी खाली स्थान दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है कि उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और उस मैट्रिक्स के अंदर क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। उस उत्तक का नाम आपको बताना है। तो साथी सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजी उत्तक की। सबसे पहले हम संयोजी उत्तक की बात करते हैं। संयोजी उत्तक की बात अगर हम करें, संयोजी उत्तक की अगर हम बात करें मेरे साथी, तो जो संयोजी उत्तक होता है वो कौन कौन से आपके संयोजी उत्तक होते हैं? एक होता है आपका हड्डी यानी अस्थि, एक होता है आपका रक्त, एक आपका होता है रक्त, एक होता है आपका उपास्थि। ये आपके क्या होते हैं? संयोजी उत्तक होते हैं। इसके अलावा जो संयोजी उत्तक होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये अंगों को जोड़ने का काम करते हैं, अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य। और ये जो संयोजी उत्तक होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है अधात्री। क्या होता है? अधात्री, मतलब मैट्रिक्स अधात्री पाया जाता है। इसको हिंदी में अधात्री कहा जाता है। इसके अंदर ही मैट्रिक्स पाया जाता है और इस मैट्रिक्स वाले भाग के अंदर क्या होता है? यानी संयोजी उत्तक के अंदर एक अलग से भाग होता है, उस भाग का नाम रख दिया मैट्रिक्स। जैसे इस भाग का हमारा नाम कान रखा है ना, इसी प्रकार से संयोजी उत्तक के अंदर एक भाग होता है अलग से, उसका नाम है मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को ही हम क्या कहते हैं? अधात्री कहते हैं। तो याद रखोगे संयोजी उत्तक के अंदर क्या होता है? आपका मैट्रिक्स होता है और इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। क्लियर है बात है? अगर हम बात करते हैं तंत्रिका उत्तक की, तो तंत्रिका उत्तक किसका निर्माण करता है? ये हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण करता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु का निर्माण करने का जो काम है वो किसका है? तो वो तंत्रिका उत्तक का है। अगर हम पेशी उत्तक की बात करें साथी, तो पेशी उत्तक हमारी मांसपेशियों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मांसपेशियों का निर्माण करता है। क्लियर है बात है? अगर हम बात करें उपकला उत्तक की, तो उपकला जो उत्तक है मेरे साथी, उपकला उत्तक, अगर हम उपकला उत्तक की बात करते हैं तो उपकला उत्तक क्या करता है? अंगों की जो परत होती है, अंगों की जो परत होती है उसका निर्माण करता है। जैसे हमारे मुंह की अंदर की परत, मुंह की बाहर की परत, हमारी त्वचा का निर्माण, हमारी आहार नली की परत, हमारी आमाशय की परत, यानी जितने भी अंग हैं उनके ऊपर की जो परत है ना उसकी चमड़ी बनाने का जो काम है वो किसका है? इस उपकला उत्तक का है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस उत्तक के अंदर मैट्रिक्स पाए जाते हैं? तो साथ ही ध्यान रखोगे आप संयोजी उत्तक के अंदर क्या मिलते हैं? आपके मैट्रिक्स मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथी। 16 नंबर क्वेश्चन कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? अब हमें बात करनी है पेशी उत्तक की। पेशी उत्तक की बात करनी है, ध्यान से समझना पेशी उत्तक की बात।
पेशी ऊतक। अगर हम पेशी ऊतक की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 3। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। और ये 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका रेखित पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक। एक होता है आपका दूसरा अरेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक। और साथ ही तीसरा जो आपका होता है, तीसरा वो होता है आपका हृदय पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक। अगर हम बात करते हैं रेखित पेशी ऊतक की तो साथियों ये उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो हमारी ऐच्छिक जो होती है ना, ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक जो पेशियां होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। ऐच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, जैसे हमारी जीभ है, जीभ है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। जीभ जो वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, हम बोलेंगे तब जीभ काम करेगी, अगर हम नहीं बोलना चाहेंगे तो हमारी जीभ काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हमारी हाथ की, तो हाथ की जो पेशियां होती हैं वो हमारी ऐच्छिक होती है। मैं हाथ को हिलाऊंगा तब तो हिलेगा, अगर नहीं हिलाऊंगा तो नहीं हिलेगा। तो ये ऐच्छिक पेशियां हैं। तो जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो उनका निर्माण होता है रेखित पेशी ऊतक के द्वारा। क्लियर है? जैसे हाथ पैर की पेशी हो गई, हमारी जीभ की पेशी हो गई, ये हमारी ऐच्छिक पेशियां होती हैं, इसका निर्माण रेखित पेशी ऊतक के द्वारा होता है। अगर हम अरेखित पेशी ऊतक की बात करें साथी, तो हमारी जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं, अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक जो पेशियां होती हैं उसका जो निर्माण है वो कौन करेगा? अरेखित पेशी ऊतक करेगा। अनैच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? ऐसी पेशियां जो हमारे न चाहने पर भी वो काम करें, हमारी इच्छा नहीं है काम करवाने की लेकिन फिर भी वो काम करें, ऐसी पेशियों को हम कहते हैं अनैच्छिक पेशियां। जैसे सांस लेने की पेशी, हमारा फेफड़ा, हम ये सोच लेंगे कि हमें सांस नहीं लेना चाहिए, सांस नहीं लेना है, थोड़ी देर के लिए तो हम रोक लेंगे लेकिन उसके बाद तो वो सांस अपने आप आएगा ना। आ रही है बात समझ में? जैसे हम हमारे यकृत की बात करते हैं, यकृत की, लीवर की, लीवर की जो पेशी, हम ये सोच लें कि आज हम लीवर को काम नहीं करने देंगे। आप रोक सकते हो लीवर को काम करने से? नहीं रोक सकते। आपकी इच्छा तो यह है कि मुझे काम नहीं करवाना है लेकिन फिर भी वो काम करेगा। जैसे आपकी किडनी है, आप सोच के बैठ गए कि मैं आज किडनी को काम नहीं करने दूंगा, तो साथी किडनी तो काम करेगी। हाँ, आप सुसाइड करके खत्म हो गए, उसके बाद वो काम नहीं करेगी, वो तो उसको धोखा देना हो गया फिर, है ना। कहने का मतलब यह है कि अनैच्छिक पेशियां वो होती हैं जो हमारी इच्छा के विपरीत काम करती हैं, तो उनके अंदर क्या मिलेगा आपको? उसके अंदर मिलेगा अरेखित पेशी ऊतक। अनैच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? जैसे श्वास नली हो गई, श्वास नली हो गई, हमारा यकृत हो गया, हमारा वृक्क हो गया, किडनी वृक्क हो गया, ये सारी की सारी आपकी अनैच्छिक पेशियां होती हैं। क्लियर है बात है? तो इनका निर्माण अरेखित पेशी ऊतक के द्वारा होता है। एक होता है आपका हृदय पेशी ऊतक, यानी इसमें जो हृदय की पेशियां होती हैं, हृदय की पेशियां, हृदय की जो पेशियां होती हैं उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? हृदय पेशी ऊतक के द्वारा होता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। पेशी ऊतक की संख्या कितनी होती है? आपकी 3 होती है, जो मैंने आपको बता दी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं साथी 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन देखो अच्छे से कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? मानव त्वचा की जो सबसे बाहर की जो परत होती है मेरे साथी, वो कहलाती है आपकी एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अगर हम बात करते हैं मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, जो आपका दे रखा है स्क्लेरा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है साथी? आपका जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक की बाहरी परत, नेत्र गोलक की जो बाहरी परत होती है उसको कहा जाता है स्क्लेरा। नेत्र गोलक मतलब आंख की जो गोलाई है, आंख जो है ना, आंख, उसकी गोलाई जो है, उस गोलाई के ऊपर इस प्रकार से परत मिलती है, आंख की गोलाई के ऊपर परत मिलती है ना, उस परत को हम क्या कहते हैं? उस परत को हम कहते हैं स्क्लेरा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस जो होता है साथी वो पौधों की आंतरिक परत होती है। पौधों की आंतरिक जो भित्ति होती है, पौधों की जो अंदर की जो भित्ति होती है, अंदर की भित्ति, बाहर तो उसकी क्या होता है? परत होती है, वो उस परत के अंदर जो परत होती है ना उसको कहा जाता है इंडोडर्मिस। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की एपिडर्मिस। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस किसको कहा जाता है? त्वचा की जो बाहरी परत होती है, त्वचा की जो बाहरी परत होती है
बाहरी परत, उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है हाइपोडर्मिस। क्या दे रखा है? हाइपोडर्मिस दे रखा है। अगर हम हाइपोडर्मिस की बात करते हैं साथी, तो त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे की परत, त्वचा के नीचे की जो परत होती है उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हमारी त्वचा के नीचे जो परत है ना, उसको हम क्या कह देंगे? हाइपोडर्मिस कह देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हो ना, तो साथी आपका सिलेक्शन श्योर है। और साथी आपने 22 क्लास मेरी देख ली होंगी, इसमें आपने देखा होगा मैं कोई फालतू बातें नहीं करता। मैं जितना ज्यादा कंटेंट आपको दे पाता हूं, उतना कंटेंट आपको मैं क्लास में देने की कोशिश करता हूं। बेफालतू की जो बातें होती है वो नहीं करता। ना मैं कोई आपको ज्यादा मोटिवेशनल बातें बताता, ना मैं आपको आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करता। मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। क्वेश्चन आपके सामने आया, उस क्वेश्चन का डिस्कशन आपको बताया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा, और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए उसके बाद मैं आपको राम राम बोल देता हूं और क्लास खत्म कर देता हूं। हाँ, मेरी क्लास आपको एक बार के लिए बोरिंग लग सकती है, लेकिन साथी अगर आप दिल से पढ़ते हो, अगर अपने अपने आप के लिए दिल से कुछ करना चाहते हो ना, तो ये क्लास आपको बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि कम टाइम में मैं आपको ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको फालतू की बातें ही सुननी है ना, तो बातें भी मेरे पास बहुत हैं। बहुत अच्छी अच्छी शायरियां हैं, शायरियां बता सकता हूं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो बता सकता हूं। लेकिन बातें सुनने की, शायरी सुनने की अभी हमारा टाइम नहीं है। जब सही टाइम आएगा ना, तब हम शायरी भी सुन लेंगे, गाना भी सुन लेंगे, है ना, चुटकुले भी सुन लेंगे। अभी हमारा टाइम है सीरियस होकर पढ़ना, हमारे माँ बाप के लिए कुछ करना, उनके सपनों में भी, उनके भी कुछ सपने हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करना। अगर आप अपने माँ बाप के लिए उम्मीदें पूरा करना चाहते हो अपने माँ बाप की, तो साथ ही आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा आपको, है ना। टैलेंटेड जो है ना, वो इस दुनिया में बतेरे टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं लोग, लेकिन टैलेंटेड कुछ नहीं होता टैलेंटेड होने से। बहुत सारे टैलेंटेड जो लोग होते हैं वो खेती का काम करते हैं, और जो टैलेंटेड नहीं होता है, जो दिन रात तपता है, उसके दिल में ये होता है कि मुझे जॉब लेनी है, साथ ही वो तैयारी करके जॉब ले लेता है। तो अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, अगर आपके पास टैलेंट है या नहीं है, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर है तो आपको ज्यादा मतलब तुर्रम खा बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टाइम में साथी किसका भी बदल सकता है, टाइम कुछ भी करवा सकता है। तो हमें अपने वजूद के ऊपर रहना चाहिए और अपनी अच्छी सी तैयारी करनी चाहिए। जो भी आपको डाउट होता है वो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा साइंस के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे हमारे टीचर हैं, वो भी आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस देते हैं, उनकी भी क्लास देखा करो। वहां से भी अगर आपको कुछ मिलता है अच्छा, तो वहां से प्राप्त किया करो। अगर मेरे से कुछ अच्छा मिल रहा है तो मेरी क्लास देखो। समझ में आई बात? अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करो, अगर नहीं लगता है तो मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? अभी मैंने बताया था साथी, मानव की जो त्वचा का जो सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बता दिया, अभी बताया था मैंने 17 नंबर क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है? अगर हम साथी बात करते हैं संयोजी उत्तक की, तो संयोजी उत्तक कौन कौन सा होता है आपका? एक तो होता है आपका रक्त, एक तो आपका होता है रक्त, एक आपका होता है अस्थि यानी हड्डी, अस्थि यानी हड्डी, और एक होता है आपका उपास्थि। ये आपके क्या होते हैं? 1, 2 और 3, ये आपके होते हैं संयोजी उत्तक। ये क्या होते हैं? संयोजी उत्तक। ये संयोजी उत्तक के आपके उदाहरण हैं। तो आपको ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, तो साथी तंत्रिका जो कोशिका है ना, तंत्रिका कोशिका, वो आपका संयोजी उत्तक नहीं है। क्लियर है बात है? तंत्रिका कोशिका किसी भी अंगों को जोड़ने का काम नहीं करती। हड्डी हो गई, उपास्थि हो गई, रक्त हो गया, वो एक दूसरे अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयोजी उत्तक कहा जाता है। लेकिन आपकी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो एक दूसरे अंगों को जोड़ने का काम नहीं करती, इसलिए ये क्या होती है? इसलिए ये आपकी संयोजी उत्तक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्क्वेमस एपिथेलियल उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। यानी साथी ये जो आपका स्क्वेमस एपिथेलियल जो होता है, स्क्वेमस जो एपिथेलियल होता है, ये उन हिस्सों में मिलेगा,
उन हिस्सों के अंदर मिलेगा, उन हिस्सों में मिलेगा जहां पर संकुंचन, जहां पर संकुंचन क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी संकुंचन, संकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, जो एक बार के लिए अस्थायी रूप से सिकुड़ते हैं, वापस से फिर फैल जाते हैं। ऐसे हिस्सों के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये स्क्वेमस एपिथेलियल ऊतक मिलता है। क्लियर है बात है? स्क्वेमस एपिथेलियल ऊतक उन जगहों पर मिलता है जहां पर अस्थायी संकुंचन होता है। अस्थायी संकुंचन, जैसे श्वास नली जो संकुचित होती है वह अस्थायी रूप से होती है, वो फिर से वापस फैल जाती है। आहार नाल इस प्रकार से होती है, एक बार संकुचित फिर से वापस फैल जाती है। रक्त वाहिकाएं एक बार इस प्रकार से संकुचित होती हैं, वापस से फैल जाती हैं। कहने का मतलब जहां पर संकुंचन अस्थायी होता है वहां पर ये आपका क्या मिलता है, ये स्क्वेमस एपिथेलियल ऊतक मिलता है। और साथ ही ये जो है ना स्क्वेमस एपिथेलियल ऊतक, ये आपका किसका निर्माण करता है, हमारी जो त्वचा की जो परत होती है, त्वचा की जो परत होती है उसका निर्माण करता है। अंग जो होते हैं, अंगों की जो आंतरिक और जो बाहरी भित्ति होती है, आंतरिक व बाहरी भित्ति का जो निर्माण है, भित्ति का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, तो वो इसी एपिथेलियल ऊतक के द्वारा होता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें मैं आपको पीछे बता चुका हूं, तो ध्यान रखना साथी, स्क्वेमस एपिथेलियल ऊतक उन जगहों पर मिलेगा जहां पर संकुंचन क्या होगा, अस्थायी होगा। जो अस्थायी रूप से संकुचित होती हैं उन्हीं जगहों पर आपका क्या मिलेगा, ये स्क्वेमस एपिथेलियल ऊतक मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना, ए, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो साथी ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों यारों तक शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आपको शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई सुझाव देना है, कोई डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। उस कमेंट के आधार पर अगली क्लास में उस डाउट का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है साथी, वहां से इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको इस क्लास के बारे में कुछ सुझाव देना है, कुछ बताना है तो आप जरूर बताएं, जिससे कि आपका भी भला हो और मैं भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट और दे पाऊं। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर कंटेंट दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कल शाम को मिलते, तब तक के लिए बाय बाय।